गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग। सबसे पहले डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर उसके बाद 4 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर 5 उसके इम्पॉर्टेंस, फिर 4 उसके एलिमेंट्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन में ओनली डेफिनेशन, मोटिवेशन में 3 उसके पहले फैक्टर्स, फिर उसके बाद मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद मोटिवेशन का प्रोसेस, फिर उसके बाद मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के अजम्पशन, फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद आपके प्रोसेस, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और उसके अजम्पशन। 5 टॉपिक मोटिवेशन में है इटसेल्फ। लीडरशिप में 3 स्टाइल है लीडरशिप की: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। अभी चल रहा है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पहले पढ़ा हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कि सेंडर है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो उसको रिसीवर तक पहुंचानी है, वो यूज़ करता है किसी मीडिया का, वो मीडिया पहले मैसेज को एनकोड करता है, फिर रिसीवर के पास ले जाके उसको डिकोड करता है, रिसीवर उसकी फीडबैक प्रोवाइड करता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो उसको बोलते हैं अपन नॉइस। इस नॉइस को अपन पढ़ रहे हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? बैरियर्स। बैरियर्स मतलब रुकावटें। ठीक है। अब ये बैरियर हमारे बिजनेस स्टडीज़ में 4 तरीके से डिस्टिंग्विश करी गई है कि 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, मतलब या फिर हम यूँ कहें 4 मेजर रीजंस होते हैं बैरियर्स क्रिएट करने के। हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इन बैरियर्स से अच्छे से पढ़ें। हर्डल रेस देखिए आप लोगों ने? हर्डल रेस समझते हो आप लोग? हाँ, वो बीच में इतने ऊंचे ऊंचे हर्डल लगाए होते हैं और वो जंप करके भाग के जंप करके चलते हैं। ठीक है। तो वो भी एक तरीके का बैरियर है। आपको ये बैरियर इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप इनसे सतर्क रहें और उनसे बच के आगे बढ़ें, ताकि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। डायरेक्टिंग में हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं, और अगर हमारा कम्युनिकेशन में गैप है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो पहला था सीमेंटिक बैरियर्स। सीमेंटिक बैरियर्स मतलब लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स, कि आप में या रिसीवर में, मतलब सेंडर में या रिसीवर में कोई ना कोई लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है। पहला, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सेंडर को ही लैंग्वेज नहीं आती तो तरीके से लिख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, अच्छे से अंग्रेजी आती है, कई बार ज़्यादा अच्छी आ जाती है, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो जिस कंटेक्स्ट में जो वर्ड लिखा गया था उस कंटेक्स्ट में वो परसीव नहीं किया जा रहा है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो पा रही। फॉल्टी ट्रांसलेशन, लालू प्रसाद यादव का एग्जाम्पल लिया था कि सेंडर को तो अंग्रेजी अच्छे से आती है, उसने बिल्कुल सही से एक्सप्रेस किया है, रिसीवर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, मतलब एनकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? डिकोडिंग में। देन है अनवेरिफाइड अजम्पशन। सर, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए ऑलरेडी कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल था टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, कि गेस्ट का ख्याल रखना। तो कहाँ तक का ख्याल रखना, कितना ख्याल रखना? सिर्फ उनको रिसीव करके होटल तक ड्रॉप करना है या पूरे इवेंट में उनके साथ साथ रहना है? ये एक अजम्पशन था जो सेंडर को क्लैरिफाई करना चाहिए था बिफोर और आफ्टर मैसेज, कि उसका ख्याल रखना, तो कितने हद तक ख्याल रखना है क्लैरिफाई करना चाहिए था, नहीं करा तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई। बहुत टेक्निकल जानकर कि जब भी आप किसी एक इस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ बात करते हो, तो हमने हमारे स्कूल की टीचर्स का एग्जांपल लिया था, जानबूझ के कोई एक टेक्निकल पर्सन नॉन टेक्निकल पर्सन के साथ हैवी टेक्निकल जार्गन्स यूज़ करता है जो सामने वाले के समझ में नहीं आते। तो ये नहीं करना चाहिए, और रिसीवर के पार्ट में अगर कोई टेक्निकल जार्गन यूज़ कर रहा है तो हमें हैंड रेज करके क्वेश्चन बिंदास पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हर फील्ड की 100% नॉलेज हो। तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें इस वर्ड का मतलब नहीं पता, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए। देन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, कि आप जो बात करते हो, आप जो मैसेज कन्वे करते हो, उसमें से 25% आपके वर्ड्स कन्वे करते हैं, 75% आपके बॉडी लैंग्वेज कन्वे करती है। तो आप अभी जैसे भी बैठे हो, मैं एक को कह सकता हूँ, एक अभी ध्यान से सुन रहा है, थोड़ी देर बाद मैं एक दो को बता दूंगा कि जो ध्यान से नहीं सुन रहा होगा कि देख लो भाई इसको, ये ऐसे बैठा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कह कुछ और रहे हो,
लेकिन आपके जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज कुछ और कन्वे कर रही है, तो फिर से कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। ये 6 हुए हमारे कौन से सिमेंटिक बैरियर्स। पहला था बैडली एक्सप्रेस मैसेज, दूसरा है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, तीसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन, चौथा है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, पांचवा है टेक्निकल जार्गन्स एंड थर्ड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। पहला वाला badly expressed message, second symbols with different meaning, badly expressed message, symbols with different meaning, faulty translation, unclarified assumption, technical jargon, body language and gesture decoding। वापस से पहला badly expressed message, second symbols with different meanings, third faulty translation, ये लालू प्रसाद यादव नहीं भूलेंगे हम, फॉल्टी ट्रांसलेशन, थर्ड अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। दो के कॉम्बो में बांटते हैं। पहला वाला बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। फिर दो, पहला फॉल्टी ट्रांसलेशन एंड अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। चौथा, पांचवा और छठा टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। हो गए 6? ओके। आपकी बुक में एक बार 6 के 6 देख लो, और किस तरीके से देखना, ये ऑब्जर्व करते हुए देखना कि कौन सा पेज के स्टार्टिंग में है, कौन सा मिड में है और कौन सा पेज के एंड में है। फर्स्ट बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सेकंड सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, फिर बाकी ये दो फॉल्टी ट्रांसलेशन एंड अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अगले दो टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बस ओके। आगे की लाइंस जो है वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो समझ में आता है, नाम बहुत सिंपल है, जो समझ में आता है वही लिख दो, चल जाएगा काम हमारा। ठीक है। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर ये कहता है कि लैंग्वेज में किसी की प्रॉब्लम नहीं थी, मीन्स अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी अच्छे से आती है, आप लोगों को भी हिंदी अच्छे से समझ में आती है, फिर भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पा रही। इसके डिफरेंट रीजंस हैं। पहला है प्री मैच्योर इवेल्युएशन, कि सामने वाले ने बात तो पूरी सुनी ही नहीं। आप लोगों ने अंदाज अपना देखी है मूवी? बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। किस किस ने नहीं देखी है, एंड्रेस करो। बहुत सारे नहीं देखी है। किस किस ने देखी है, एंड्रेस करो। अंदाज अपना। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, नाम लिया क्या पहले मैंने इसका? नहीं बेटा, स्कूल में एग्ज़ाम देने मत जाओ, क्योंकि वो आपको फेल तो कर नहीं सकते। ठीक है, मैं तो नहीं जाता था, मैं रात भर पढ़ता था, एग्ज़ाम पे टाइम पे सुबह जाके सो जाता था क्लासरूम, इतना लिख देता था कि पास हो जाओ। लिटरली ऐसा मैंने किया, हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में दोनों टाइम मैंने ऐसे किया। कोचिंग तो मैं छोड़ता ही नहीं था, किसी के बाप से कोचिंग तो छूट ही नहीं सकती। एक बार मैं कोचिंग चला गया, कोचिंग की छुट्टी निकल गई, उन्होंने मेरे को बताया नहीं था, मैंने बैंड बजा दी पूरे कोचिंग में कि मेरा आने जाने का इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया आप लोगों के चक्कर में। अगले दिन कभी छुट्टी हो तो मेरे को मैडम का अलग से फ़ोन आता था कि तू घर से निकलना मत, आज छुट्टी है। मैं ठीक, तो मैं पूरी रात पढ़ता था, रात भर, मतलब मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता, सुबह पढ़ाई होती ही नहीं। कोई है ऐसा? हाँ, सुबह पढ़ाई नहीं होती, रात जगवा लो मुझसे। तो मैं रात भर पढ़ के सुबह रेडी होके एग्ज़ाम देने जाता था 7-8 बजे। वहाँ पे मुझे लगता था कि 3-4 क्वेश्चन करने से मैं पास हो जाऊँगा, आता मेरे को सब था। मैं वो आधे घंटे पेपर देके 2.5 घंटे सोता था आराम से, और फिर घर पे आके बाकी के 3.5 घंटे और सोता था। फिर मैं उठता था आराम से, फिर रात भर पढ़ता था। 12th में तो मेरे को ऐसा गजब का जुनून सवार हो गया था, पागल हो गया था। तो मेरे को पापा ने कह दिया था जो गाड़ी बोलेगा दिलाऊंगा। मैंने कहा अब तो पैसा तो है नहीं जो मैं ले सकूँ, जो है वही कर लूँ। गजब का ही पागल हुआ था।
तो अभी तुम लोग पढ़ाई मत करो, 3-4 पिक्चर बोल रहा हूँ, देख लो। एक तो अंदाज अपना अपना देख लो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, हंस हंस के तुम पागल हो जाओगे। तुमने 3 इडियट्स देख रखी होगी, तारे ज़मीन पे तुमने देख रखी होगी, हाँ? पीके देखिए तुम लोगों ने? गुरु मूवी देखी तुमने? गुरु, अभिषेक बच्चन की गुरु, धीरू भाई अंबानी पे बेस्ड है, नहीं देखी? तो वो भी देख, वो भी बहुत बढ़िया मूवी, ठीक है। अब अंदाज अपना अपना में क्या होता है, मैं एक आपको सीन सुनाता हूँ, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का परफेक्ट केस है वो। अंदाज अपना अपने में वो जो, और अब यार प्लीज़ अब ध्यान से स्टोरी सुन लो, नहीं तो मैं नहीं सुनाऊँ। क्या पूछ रहा है ये? कोई काम की बात पूछ रहा है जो तू बता रहा है? तेरे को इसने रख रखा है कि ये पूछे तो तू मुझे बताए? मेरे को कह रहा है कि सर से कुछ कौन सी कोचिंग करने का? कोचिंग बंद हो गई जहाँ मैं जाता था, ठीक है। उस पिक्चर में क्या हुआ कि ये आमिर खान सलमान खान दोनों निठल्ले बेकार अपने जैसे, तो अब अमेरिका से कोई एक लड़की आती है हिंदुस्तान शादी करने के लिए, तो ये अखबार में न्यूज़ छपती है कि ये लंदन की अप्सरा हिंदुस्तान आई है शादी करने के लिए। तो पूरे देश से 100 की भीड़ लग जाती है, टोकन बचते हैं, 2000 नंबर आता है आमिर खान का। अब बहुत लंबी पिक्चर है, एंड में आमिर खान से हो जाता है ये, अब इससे शादी कर लेगी वो लड़की। तो वो लोग, सलमान खान दाल नहीं गलती बेचारे की, तो वो जो हीरोइन थी वो उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट लेके आई थी, रईस घर की छोरी थी, असिस्टेंट लेके आई थी। तो अब सलमान खान से शादी होगी किसकी? असिस्टेंट की, और मेन हीरोइन से शादी होगी किसकी? आमिर खान की। अब आमिर खान एंड में उसको लेके जाता है रेस्टोरेंट में ले जाके वो हीरोइन बोलती है, देखो अमर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, ठीक है? मुझे पता है, वो आमिर खान कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या बात है, क्या आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज तो अपनी शादी रखी हुई है, तो तुम चाहती हो कि अपन अपनी खुशी सब में बांटें, अपना भी कुछ ऐसा ही है। तो उसको खड़ा होकर ही अनाउंस कर देता है, अटेंशन प्लीज़, आज का डिनर और शैंपेन हमारी तरफ से। और पीछे रेस्टोरेंट के बाहर खिड़की में गार्डन में सलमान खान खूब हंस रहा होता है, जोर जोर से हंस रहा होता है। तो कहते हैं मैंने बहुत समझाया था इसको कि तू चला जा, तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, माना नहीं, अब देखो पागल हो गया। तो वो कहती है वो पागल नहीं हुआ है, मेरी बात पूरी सुनो तुम। वो खुशी में झूम रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ, मैं हूँ असिस्टेंट, और वो जो करीना है ना, करीना, वो है असल रवीना। तो उसकी शादी हो रही है करोड़पति से, और तुम्हारी शादी हो रही है अकाउंटेंट की बेटी से। अब तुमने बात पूरी सुनी नहीं और रेस्टोरेंट में अनाउंस कर दिया, वो उसको सदमा लग जाता है, और अगले सीन में बेचारा प्रेग्नेंट होता है भर भर के। ये किसका एग्जाम्पल है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का। छोरी बार बार बोल रही है मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बतानी है, मेरी बात क्यों, और क्यों? ऐसा उसने कहा था कि देख मैं अमीर बन के जाऊंगी तो सब मुझसे मेरे पैसे के लिए शादी करेंगे, मेरे को ऐसे किसी से शादी नहीं करनी। इसलिए वो जो रियल हीरोइन होती है वो तो बन के आती है असिस्टेंट, और असिस्टेंट को बना देती है उसकी बेटी, बाप की बेटी, पिक्चर बन के बेचारी की। तो ये है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, जब आप पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट कर देते हो। ऐसा अक्सर आपके एग्जाम में भी होता है कि हमें जिस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं और उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टॉपिक का है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। और केस स्टडी में अक्सर होता है, पूरी केस स्टडी किसी एक्स डायरेक्शन में बताएगी आपको, और क्वेश्चन पूछा होगा डायरेक्टली किसी का वाई का। तो जब तक हम पूरी बात ना सुने तब तक हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बात पहले पूरी सुननी चाहिए, उसके बाद ही रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन, कि बात पूरी कह दी पर सामने वाले का तो ध्यान ही नहीं था। अब एम्प्लॉई ने बॉस को पूरी बात बता दी और बॉस लग रहा था वहीं पे फाइल ढूंढने में, तो उसने तो उसकी बात सुनी। एम्प्लॉय को आता है इससे फ्रस्ट्रेशन। अगला, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। अभी आप लोगों की क्लास बहुत कम देर की लगती है, नहीं तो हम एक एक्टिविटी करते, उसमें हम क्या करते हैं कि 6 से 7 स्टूडेंट्स को खड़ा करते हैं बैठ करके,
और एक को कोई एक लाइन बोलते हैं, पूरा एक सेंटेंस बोलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं 1 को, और ये बोला जाता है कि ये 1 वाला ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। 6 तक वो बात आते आते बात का पतंगड़ बन जाता है। गजब की बिगड़ती बात, होता कुछ है और अब आगे तक जो कन्वे होता है ना वो कुछ और ही होता है। तो ये है लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि आपके इन्फॉर्मेशन के जितने जितने लेवल्स आते जाएंगे ना, हायरार्की जितनी लंबी होगी उतनी ही इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन होती जाएगी, आगे पास ऑन होती जाएगी तो उसमें फिल्टर्स होते जाएंगे, चीज़ें छटती जाएंगी छटती जाएंगी छटती जाएंगी, और या तो कम ट्रांसमिशन होगा, मतलब मैंने बात बताई, अब मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि एक लाल कलर के बंगले में काली कलर की बिल्ली ने 2 बच्चे दिए, एक ब्लू और एक वाइट। और उसका तो न जाने क्या ही हो गया बेचारे का, बंगला न जाने कौन से कलर का, 3-4 तो बिल्ली हो गई और 6-7 बच्चे हो गए उसके एंड तक आते आते। क्यों? क्योंकि एक ही बार बोलना था, इसको सुनना था और आगे पास ऑन करना था, तो जितने फिल्टर प्रोसेस होते जाएंगे उतना ही ट्रांसमिशन में क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। और फिर अगला वो कहता है पुअर रिटेंशन, क्योंकि आप लोग से जब भी मम्मी 3-4 सब्जियां मंगाती है या राशन की दुकान से 3-4 अलग अलग तरीके की दाल या चावल कुछ मंगाती है, तो आप उधर जाके भूलते हो कि नहीं भूलते हो? मेरे को तो नीचे सीढ़ियों तक उतरूँ वही याद नहीं रहता है, तो मैं तो सुनता भी नहीं। मम्मी कहती कि ये ले आ, मम्मी मैं पहुंच रहा हूँ, आप व्हाट्सएप कर दो, सिंपल। वहाँ देख देख के देखा आप लोगों ने, अभी तो व्हाट्सएप आ गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो पहले पापा पर्ची बना के लेके जाते थे, नहीं तो मम्मी को सामना कैसे करेंगे, वो एक दाल भूल जाएंगे तो। और जो मम्मी बरसती थी पाउडर की दाल के चक्कर में कि तुम में इतना सा दिमाग नहीं है, 4 चीज़ सही ला नहीं सकते तुम, तो वो बेचारे पूरी लिस्ट लेके जाते थे, एक एक चीज़ को टिक करके लाते थे जब घर में कोई फंक्शन होता था। तो ये क्या है, पुअर रिटेंशन, कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जितने ज़्यादा फिल्टर होंगे ट्रांसमिशन में उतना ही लॉस होगा और हम चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो और कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो सारी लाइन्स पढ़ रहा हूँ मैं, जो एक्सप्लेन किया डिट्टो वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, समटाइम पीपल evaluate the meaning of message before the sender completes। प्रीमैच्योर पे यही हो, उसको कंप्लीट तो करने दो, तब आप मतलब समझना, उसे कंप्लीट होने से पहले ही इवेल्युएट कर लेते हैं। सच प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन मे बी ड्यू टू प्रीकंसीव्ड नोशन और प्रेजुडिस अगेंस्ट द कम्युनिकेशन। फिर किस लिए होता है कि वो पहले से ही समझ लेते कि ये कहने वाला होगा, ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, प्रेजुडिस हो जाता है। Lack of attention, the preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of message acts as major psychological barrier, कि उसका माइंड ऑलरेडी पहले कहीं पे ऑक्यूपाइड है, तो वो आपकी बात सुन नहीं पाया। ये इस बात का मेरा रोज़ का झगड़ा है मेरी बीवी के साथ। पहले होता था अब्दुल सर के साथ, जब मैं और अब्दुल सर एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी जो क्लास थी वो ऐसे 2 रो वाली थी, 3 रो वाली नहीं थी। और हमारा भी आज से 15 साल पहले क्लासेस का बंटवारा ऐसा ही था, इधर साइड गर्ल्स थी, इधर साइड बॉयज़ थे, और गर्ल्स का पता नहीं क्या है, सारी आगे बैठ जाती थी, बॉयज़ चालू ही वहाँ से होती थी, और हमारी क्लास इससे डबल लंबी होती थी, और हम आते थे 15 मिनट लेट, तो सबसे आखिरी में हमारा नंबर लगता था। 1-1.5 महीना लग गया मुझे ये रियलाइज़ करने में कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम लड़ झगड़ के आगे बैठने लगे। अब मेरी और अब्दुल सर की जगह यहाँ फिक्स हो गई, पीछे कोई भी बैठो, बाहर में जाओ, हम यहीं बैठते थे। और मेरा सुनने में ध्यान इतना रहता था कि अब्दुल सर जस्ट मेरे पास में बैठे और मेरे को कान में पूरी बात कह जाते थे, मेरे को पता ही नहीं पड़ता। फिर वो मुझे पकड़ के ही मिला देते, तो हाँ बोल, अबे मैंने पूरी बात कह दी। मैंने कहा तेरे दिख नहीं रहा मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान वहाँ सुनने में है। तो ये क्या है, लैक ऑफ अटेंशन, मैं कहीं और पे हूँ। आपने देखा है कभी जब आपका ध्यान कहीं और होता है, मीन्स ये इफ़ेक्टिव लिसनिंग की पावर्स होती है, आप लोगों में ये होनी बहुत ज़रूरी है। अभी जितने भी लोग आप एंड में बैठते हो, मेरी आदत है कि आप में से मुझे लगता है कि यार ये पीछे बैठ के तो सुन नहीं पाएगा, मैं उसको जानबूझ के आगे बुला लेता हूँ
क्योंकि जितने भी लोग पीछे बैठे हैं, आप में और मेरे लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सारे डिस्ट्रैक्शन है आपके। एक की पेंसिल भी गिरेगी तो आपका ध्यान उस पेंसिल में जाएगा कि कहाँ गिरी, कहाँ गई उसकी पेंसिल। यहाँ सब कुछ भी बकवास कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं चाहता था मेरा डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, तो मैं तो यहीं बैठता हूँ। अब आपको कोई बात पसंद आती है तो देखना आप लोगों के मूवमेंट्स कैसे होते हैं उसमें। जब कोई टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा होता है और आपके इंटरेस्ट वाला टॉपिक होता है, तो आप बहुत गौर से सुनते हो, फिर आसपास कुछ भी हो रहा है आपको समझ नहीं आता, और आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी लीन हो जाती है फॉरवर्ड। जब मतलब का नहीं होता ना, आराम से थपके से बैठता है, चल रहे हो इधर उधर सब। लेकिन जब मतलब की चीज़ होती है, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, उसमें आप अपने आप ही टेबल की तरफ झुक के आगे लीन हो जाते हो। मतलब आप खुद चाहते हो कि जितने से जितना डिस्टेंस मैं कम कर सकूँ उतना कम, और फिर आप जितने आके गड़ा के समझते हो, आपको सिर्फ वही बात समझ में आती है, वही बात सुनाई में देती है, आसपास कुछ भी हो रहा हो मतलब का नहीं होता। ये हमारी एक कंसंट्रेशन पावर होती है जो पढ़ाई के लिए बहुत काम आती है। आप अगर फुल कंसंट्रेशन से कोई चीज़ पढ़ते हो, समझते हो, तो वो ज़िंदगी भर याद भी रहती है और हमारे काम भी आती है, और टाइम भी हमारा क्या करती है, सेव करती है। और जब ये अटेंशन हमारा नहीं होता है तो फिर वो कम्युनिकेशन में क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है जो मैंने दिया, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये दो एस्पेक्ट है अलग अलग। एक कि जितने फिल्ट्रेशन प्रोसेस होंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है, अगर वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, बीच में बी और सी आ रहे हैं, तो ये है लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि बी पूरी बात ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, सी तक जितनी पहुंचेगी उसमें से भी पूरी बात ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, लॉस हो गया। किसकी वजह से, ट्रांसमिशन की वजह से। तो इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन। और फिर पुअर रिटेंशन, वो जो डी था उस तक भले ही पूरी बात पहुंच भी जाए, वो भी तो पूरी बात रिटेन नहीं कर पा रहा। जब आपको एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो आप पहले, दूसरे, तीसरे याद रख पाते हो, बाकी के तो भूल ही जाते हो ना, तो वो है पुअर रिटेंशन। व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ और ट्रांसमिट ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कि जितना ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा, या तो कोई चीज़ रही जाएगी या कैसी जाएगी, इनएक्यूरेट, गलत जाएगी। दिस इज मोर सो इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सर ये सिर्फ किस केस में होता है, ओरल में। इसका मेजर क्या है, कि रिटन कम्युनिकेशन करो। जब आप कोई चीज़ लिख के दोगे तो अगला बंदा कभी भूलेगा ही नहीं, इसीलिए तो पापा पर्ची बना के लेके जाते हैं ताकि कोई चीज़ भूले नहीं। ठीक है, अगला पुअर रिटेंशन इज अनदर प्रॉब्लम। Usual people cannot retain the information for the long time if they are inattentive or not interested. अगर अटेंटिव नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। आप खुद ही सोचो, आपके बचपन में पढ़ाई हुई एक दो बातें आपको याद होगी, एग्जैक्टली पिक्चराइजेशन मेथड में याद होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर क्लासरूम में उस टीचर ने ये बात बोली थी, मुझे अभी तक याद है। आपके साथ हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट जो इसने आपके दिमाग में गहरी चोट करी हो, वो आपको पूरा पिक्चराइजेशन के साथ याद होगा कि उस टाइम पे दिन थी कि रात थी, वो सब याद होगा, क्योंकि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे। अब सारी चीज़ें तो हमें उस गहराई में तो याद नहीं रहती। डिस्ट्रस्ट अगला है कि जब दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो रिसीवर जिस सेंस में सेंडर बोलता है उस सेंस में नहीं लेता। कल का मैंने एग्जांपल लिया था, मेरे एक दोस्त को मैं भलाई की बात भी कहूँ तो भी उसको लगता है कि ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, ये मेरी पिक्चर बना रहा है, क्योंकि हम दोनों में क्या नहीं बचा, ट्रस्ट नहीं बचा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी acts as barrier. If the parties do not believe each other, they cannot understand each other's message in an original sense. जिस सेंस में बोला गया है उस सेंस में समझ में नहीं आएगा। एक लैंग्वेज रिलेटेड, एक साइकोलॉजिकल, माइंड से रिलेटेड। सर हमने पूरा सुना ही नहीं, सर मेरा ध्यान नहीं था, सर वो मैं पूरा याद नहीं रख पाया, या ट्रस्ट नहीं था। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सेंडर रिसीवर में प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो आपका मीडिया है ना, जिस मीडिया के थ्रू आप लोग क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेलबाजी बहुत होती है,
आप अगर किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से मिलोगे ना, अभी छोटे मोटे जो कोटा में एम्प्लॉय हैं उनका नहीं, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो उनकी हर चीज़ मेल पे होती है। वो जितना अपना व्हाट्सएप चेक नहीं करते, ऑफिस में जाके उससे ज़्यादा आपका मेल चेक करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ होती है कि आपको कम्युनिकेशन इसी चैनल के थ्रू, इसी मीडिया के थ्रू, इसी लेवल्स के थ्रू करना पड़ेगा। तो अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि एम्प्लॉय का विलिंगनेस ही हट जाता है कम्युनिकेट करने में। मैंने आपको एक पेंसिल वाला एग्जांपल दिया था क्या, कि मैं इंस्टीट्यूट में था, उस इंस्टीट्यूट में अगर मुझे एक पेंसिल भी चाहिए तो पहले मुझे एक मेल लिखना पड़ता था, मेल लिख के मेरे सुपरवाइज़र से उसको अप्रूव करवाना पड़ता था, और फिर वो सुपरवाइज़र का अप्रूवल वाला मेल मुझे डिपार्टमेंट में सबमिट करके वहाँ से मुझे पेंसिल लानी पड़ती थी, तब मैं मेरा काम स्टार्ट कर पाता था। और कल को किसी ने मेरी टेबल में जो पेंसिल पार कर ली तो अगले दिन वापस से सेम प्रोसेस चलता था। मैंने कहा तेल लेने जाए यार, मेरा आधा घंटा कौन खराब करेगा एक पेंसिल के चक्कर में, मैं इसको मेल करूँ और फिर मेल दिन भर में जब पड़ेगा तब अप्रूव करेगा, इमरजेंसी हो तो फिर पहले उसको फ़ोन करो, उसको परेशान करके पेंसिल का मेल डाले अप्रूव कर दे, फिर यही मेल उधर लेके जाओ और उधर से पेंसिल अप्रूव कराओ और उधर साइन लो। अब ये पेंसिल में एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए यही प्रोसेस था। अब अगर मुझे लैपटॉप लेना है तो ये चलेगा, सर होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, 50-60 हज़ार रुपये की एक चीज़ है। लेकिन 10 रुपये की पेंसिल चाहिए तो, एक पेन चाहिए तो मैं तेल लेने जाने, मैं 10 रुपये की नीचे से जाके खरीद के ही ले आऊँगा इतनी देर में। तो अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के चक्कर में हमने कम्युनिकेट करना ही छोड़ दिया। मैं अब कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा हूँ। आपको मैंने एक उसका एग्जाम्पल दिया था छुट्टी का, कि छुट्टी लेने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या होता है, पैसे नहीं कटते, और अगर अप्रूवल नहीं किया तो फिर क्या करते हैं, पैसे कटते हैं, लेकिन फिर उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अगर मुझे ये मल्टीपल लेवल्स पे परमिशन लेनी पड़ रही है, मुझे पहले मेरे डिपार्टमेंट में इमीडिएट सीनियर से परमिशन लेनी पड़े कि कल मैं नहीं आऊँगा, वो कह रहे ठीक है, अब उसको आगे मेल लिखना पड़े और वहाँ जाके परमिशन लेनी पड़े। मैं कहा भाई यहाँ से मैं तो नहीं आऊँगा, तुम पैसे ही तो काटोगे, काट लेना। तो ये हमारे बीच में क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हमारे बीच में क्या बन रही है, एक बैरियर बन रही है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मीन्स एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, या तो जानबूझ के आपने खुद में ऐसी पॉलिसीज बनाई है, या टाइम रहते ऐसी पॉलिसी बन रही है जो फ्री फ्लो को सपोर्ट नहीं करती, कि फ्रीली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमें चैनल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो इससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या होता है, ठेस पहुंचती है, हैम्पर होती है। ठीक है, आज अगर मुझे कोई बात कहनी है, कोई सजेशन देना है या कोई कंप्लेन करनी है, और मेरे पास ऐसा कोई मीडियम हो कि मैं इमीडिएटली रेस्पेक्टिव पर्सन से वो बात कह सकूं, तो मेरी इच्छा होगी करने की। लेकिन आप कहो कि इस एक्स पर्सन तक बात पहुंचाने का ये ABC ये तरीका है, तो मैं कहूँगा इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ABC तक फॉलो होते होते कहाँ जाऊँ, यहाँ तक जाऊँ। जैसे वो होता है ना, आप लोगों ने बचपन से कभी ये सुना होगा, ये माइंड में आपके होगा ही होगा, कि सरकारी दफ्तर में कोई भी काम कराने के लिए बहुत सारे क्या काटने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए तो काटने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे काम एक बार में होता ही नहीं है, पहले इधर से साइन लो, फिर इधर से साइन लो, फिर इधर से साइन लो, फिर इधर से साइन लो। इस वजह से बहुत सारी बार तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट हम उठा ही नहीं पाते। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आपके रूल्स रिजिड हैं और आपके प्रोसीजर कम्बरसम मतलब उलझे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो फिर हम वापस से यार कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब चैनल, नहीं सर इसी चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वहाँ से कोई परमिशन चाहिए, वो पेंसिल चाहिए, तो ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा, तो सर इससे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। मतलब एक बार मैं लैपटॉप लेने के लिए 4 दिन तो बैठा रहा था, मेरे को उन्होंने एक लैपटॉप दे दिया, वो लैपटॉप में मैं 1.5-2 घंटे काम करता और जैसे ही सेल का बटन दबाता वो लैपटॉप मर जाता और मेरे 1.5 घंटे का काम ख़त्म। फिर वापस मैं काम करूँ, सेल का बटन दबाऊँ। अब मैंने मेरे इमीडिएट बॉस से कहा कि सर लैपटॉप नहीं चल रहा। उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ, मैं आगे जाके कहता हूँ। अब हम ऑडिट करने गए थे कहीं पे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा, डिपार्टमेंट वाले सुनवाई कर नहीं रहे थे कि नहीं सर अभी नहीं है, अभी देखता हूँ कहाँ पे लैपटॉप है, कौन सा फ्री है। बहुत टाइम हो गया ऐसे मेलबाजी में, इसको मेल करना पड़ेगा, उसको मेल करना पड़ेगा, 4 दिन हो गए।
मैंने मेरे सर को फ़ोन कर दिया कि सर 4 दिन से मेरा कोई काम नहीं हुआ है, आप मुझसे बोलना मत पूरे हफ्ते भर में क्या काम हुआ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। और उसकी सड़क गई, उसने उसके जनरल मैनेजर को डायरेक्टली फ़ोन कर दिया कि हमारी टीम आपके वहाँ बैठ के आइडल पड़ी है क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं है। तो पता है वो जो बंदा मेरे को लैपटॉप देने में नाटक कर रहा था ना, वो अपना पर्सनल लैपटॉप मेरे को दे गया हाथ जोड़ के कि भाई साहब प्लीज़ आप काम करो, अगली बार ऐसा मत करना। तो ये क्या हो रहा है, फालतू का 4 दिन का नुकसान हुआ ना आपके प्रिस्क्राइब चैनल की वजह से। स्टेटस क्या, अब ये सुपीरियर की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी बार सुपीरियर स्टेटस कॉन्शियस होता है, ऐसे रुबाब में चलता है कि उससे कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय डायरेक्ट आके बात नहीं कर पाता, और करता भी है तो इस तरीके से देखता है एरोगेंट नज़र से कि जो बात करना चाहता है उसको बहुत हेजिटेशन फील होता है, तो नेक्स्ट टाइम उससे कोई बात करने आता ही नहीं है। स्टेटस और सुपीरियर may create psychological distance between him and his subordinate। अब वो आपने आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा देखा ही होगा जिससे आपने कभी बात ही नहीं करी होगी, फिर भी वो आपको बहुत खड़ूस दिखता होगा। देखा है? नहीं देखा तो मेरे को देख लो। हाँ, मीन्स अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ये बात अलग है, लेकिन मेरे क्लास लेने से पहले बहुत सारे बच्चों के माइंड में यही रहता है, इनसे बात नहीं करनी, फड़ी शक्ल के, बहुत खड़ूस है। मेरी मम्मी को आगे कंप्लेन कर जाते हैं लोग कि आपका बेटा तो बहुत घमंडी है। मैंने मम्मी मुझमें वो भी घमंड, मैं तो अपने आप को कितना डाउन टू अर्थ समझता हूँ है। मेरी मम्मी बोलती है जा साले, हर किसी को यही लगता है कि तेरा चेहरा हमेशा चिड़ा हुआ रहता है, तू किसी को बुलाता नहीं है आगे से, तू किसी को ग्रीट नहीं करता है। मैंने कहा मम्मी मैं झुक के ऐसे सलाम करता हूँ सबको, कोई मेरे पास आए तो सही, कोई आता ही नहीं, दूर से जाकर बमुआ थोड़ी उसके पीछे। आई डोंट नो हाउ, लेकिन ये होता है। ये एक प्रॉब्लम है जो लोग परसीव करते हैं, भले ही सामने वाले में हो कि ना हो तो बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो भी परसीव कर दिया जाता है उसके स्टेटस को लेकर। किसकी वजह से? स्टेटस को। नहीं लगता कि यार बहुत बड़ा आदमी अपन से बात करेगा कि नहीं करेगा, और कभी अपन बात करने जाओ तो वो इतने अच्छे से बात करता है कि जो वो इतना बड़ा आदमी हो ही नहीं, तो बोलते हैं यार ये तो बहुत हम्बल है, बहुत वार्म नेचर का है। वो अब हम वहाँ नासिक में गए थे, अशोका बिल्डकॉन नाम है उस कंपनी का, उसका उस 15 साल पहले 1800 करोड़ का टर्नओवर था उसका जो मालिक था, क्या नाम था भूल गया साला मैं, अशोक करके ही कुछ नाम था उसका, पूरा नाम मैं भूल गया। वो जनरल मैनेजर, 1 साल में 1800 करोड़ रुपए कमाता है वो जब मुझसे मिला ना, आगे रह के हाथ मिलाया, गले मिल गया मेरे, क्योंकि मेरा नाम और मेरे सर का नाम सेम था। तो मैंने कहा सर मेरा नाम मुर्तज़ा है। अरे तेरा नाम मुर्तज़ा है? वाह यार, मुर्तज़ा नाम वाले बहुत तेज होते हैं यार। वो मेरे गले मिल गया। अब अगली बार दिवाली में मिला तो उस टाइम पे, अब दिवाली में बड़े लोग छोटों को ग्रीट करते हैं, आपको होता है कि नहीं होता, तो पूरा बैग लेकर घूमगा, जो मिला सबको 500 की नोट, मेरे को 1000 की नोट दिखी गया, मैं आपके बराबर था, आगे से था और आओ हैप्पी दिवाली, ये लो आपकी दिवाली का गिफ्ट। यहाँ थैंक यू सर, वापस 1 घंटे बाद फिर मिल रहा आप, ठीक है। तो इतना बड़ा आदमी जिससे मतलब जिसकी कार जाए तो आदमी खड़ा हो जाए, और आए भी नहीं, कार निकले तो यहाँ रोड पे खड़े हो जाते हैं आदमी सलाम ठोकने को, वो आदमी इतने हम्बल नेचर से मिलता है। तो किसी किसी में होता ही है, जब तक आप मिलो नहीं तब तक पता नहीं पड़ता, लेकिन उस स्टेटस से हम परसेप्शन बना लेते हैं कि यार हम इससे बात नहीं कर सकते, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि बात किससे करनी है यही पता नहीं पड़ता, और जब बात करने जाओ तो वो सरकारी दफ्तर की कैसे चक्कर काटते रह जाते हैं, वैसे ही चक्कर काटते रह जाते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है फिर वापस से वो अटक जाता है, क्योंकि हमें सही पर्सन मिलता ही नहीं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल ही बहुत सारे हैं, कम्युनिकेशन गेट डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड एज नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स आर मोर, क्योंकि फिल्टर पॉइंट्स वापस से वो पुअर रिटेंशन वाले, कि फिल्टर पॉइंट्स ज़्यादा है तो पुअर लॉस बाय ट्रांसमिशन होगा ही होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़,
अगर आपने हमें फ्रीली कम्युनिकेट करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रखी है तो हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। वो मोबाइल वाला इंसिडेंट सुना है मैंने आप लोगों को, रिचार्ज वाला नहीं सुना है? रिचार्ज वाला मैंने इंसिडेंट, तो हम वहाँ गए थे उड़ीसा धनकुनी में, तो वहाँ पे पहले, अभी तो अंबानी साहब ने बहुत सस्ता कर रखा है, हर चीज़ फ्री है। उस टाइम पे इनकमिंग में अगर आप रोमिंग में हो तो इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउट गोइंग के तो 1-2 रुपये लगते ही लगते थे, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। अब हम किसी ऐसे एरिया में पहुंच गए जहाँ पे जो मेरा सुपीरियर था, जिसको कंपनी की तरफ से फ़ोन मिला हुआ था, उसके फ़ोन के नेटवर्क ही नहीं है, और मेरा मनोज फ़ोन पूरे 4-4 डंडे बताए, तो मेरा सर बार बार मुझे ही फ़ोन करे, और मैं मेरे सीनियर कह रहा हूँ पागल हो रहे हो क्या, मेरे फ़ोन से आधे घंटे तुम ये बिज़नेस की बातें डिस्कस करते रहते हो, सर इस पॉइंट में ये रह गया, उस पॉइंट में ये रह गया, मेरे पूरे रिचार्ज खत्म हो जाते हैं। क्या यार मुर्तज़ा, मैं बात करूँगा, तेरा रिचार्ज का पैसा मैं दिला दूँगा। मैं कहा फिर ठीक है, बात कर लो।